last video we were discussing about the order of a reaction. Now we have numericals on this topic. Our first numerical is for a homogeneous decomposition of N2O5 into NO2 and O2. हमें reaction given है times of N2O5 goes to 4 times of NO2 plus O2. साथ में हमें rate of reaction given है which is equal to -1/2 d by dt of molar concentration of N2O5 is equals to K molar concentration of N2O5. Find out the order with respect to N2O5, right? तो हमें rate of reaction given है तो rate of reaction किसके equal है -1/2 d by dt of N2O5 is equals to K N2O5. अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है जो हमारी rate of reaction है only one concentration term पे depend कर रही है तो इसीलिए इसका order क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे order of reaction is equals to 1. This is the first order reaction, right? Second numerical है calculate the overall order of a reaction which has the rate. Given है rate of a reaction is equals to K molar concentration of A raised to the power 1/2 multiplied by molar concentration of B raised to the power 3/2. और सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट क्या गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर -1. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को शो करते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इज इक्वल्स टू K A रेज़ टू द पावर 1/2 B रेज़ टू द पावर 3/2. तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका रेटनो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म की पावर है उनका सम, राइट? तो अगर हम सम करें 1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा 4/2. तो कितना आ जाएगा 2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना आ गया 2 आ गया, राइट? अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है कितनी K A रेज़ टू द पावर कितना गिवन है 3/2 B रेज़ टू द पावर -1. ये हम क्या करेंगे पावर का सम करेंगे तो क्या हो गया 3/2 प्लस -1. सोल्व करें 3/2 -1 12 में 3 -2 कितना है 1/2, राइट? इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो nth ऑर्डर की, राइट? तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है -dx अपॉन dt. दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर x इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n. हमने n क्यों लिया क्योंकि हम nth ऑर्डर की रिएक्शन को एज्यूम करके चल रहे हैं. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा -dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर n, राइट? तो हमें किसकी यूनिट निकालनी है K की. तो हम कंसंट्रेशन को इधर ले जाएं तो क्या बन गया 1 by concentration raised to the power n multiply by dx by dt is equals to K, राइट? और x अगेन क्या है कंसंट्रेशन टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 1 minus n और t क्या है टाइम. तो दिस इज टाइम इनवर्स, राइट? दिस इज द जनरल यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट. और यहाँ हम कौन सी कंसंट्रेशन ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन. और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 minus n टाइम इनवर्स इज इक्वल्स टू K, राइट? इस जनरल इक्वेशन को यूज करके हम फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन के लिए यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट को फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगा 4 जीरो ऑर्डर. तो n क्या हो जाएगा 0 पुट करें मोल पर लीटर 1 minus 0 और टाइम को हम अगर सेकंड एज्यूम करें तो सेकंड इनवर्स. तो क्या बन गया ये मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू K. तो जीरो ऑर्डर के लिए
आपकी के की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करें तो एन क्या हो जाएगा आपका 1, अगेन पुट कर दो, मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और टाइम अगेन हम सेकेंड ले रहे हैं तो सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 1 0, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या बन जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट आ गई, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेफिनेशन में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन is defined as the change in concentration of reactant or product with respect to time, right। और अगर हम बात करें किसकी, रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन when the molar concentration of each reactant is equal to unity। मतलब जब आप हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर एज्यूम करके चलोगे तो उस टाइम जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, राइट। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि रेट कांस्टेंट आपके रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता होता। और अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट ऑलवेज एंड ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है, जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज करोगे आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता होता है, राइट। अगर हम किसी केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करते होते हैं तो रेट लॉ ये कहता है कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें एग्जैक्ट पिक्चर एक्सप्लेन नहीं करती कि आपकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती होती। तो इससे हमें पता लगता होता है बहुत रेयर है कि आपकी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, राइट। जो रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होती है उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते होते हैं, जबकि इसके अपोजिट ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो मल्टीपल स्टेप जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन बोलते होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कोलिजन थ्योरी की, तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जितने नंबर ऑफ आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ताकि रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो सके। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। तो मॉलिक्युलरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ईच अदर टू गिव अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, राइट। बात आती है कि हम मॉलिकुलरिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें ना तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन में, डेट मीन्स ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है उसमें हम मॉलिकुलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस में हम मॉलिकुलरिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने आपकी रिएक्टेंट टर्म्स है ना उनका जो सम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले ली, O2F2 गोज टू O2 प्लस F2, राइट। तो इसमें कितनी रिएक्टेंट टर्म है, 1, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर हम अनदर एग्जांपल की बात करें, 2HI गोज टू H2 प्लस I2, अब यहाँ कितने रिएक्टेंट टर्म्स हो गए, 2, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री रिएक्शंस में मॉलिकुलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हर एक सिंगल स्टेप होगा ना वो आपका क्या होगा, एलिमेंट्री स्टेप कहलाएगा। और जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसकी हेल्प से ये मॉलिकुलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। We have a difference between order of a reaction and molecularity of a reaction। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर देते हैं। तो order of reaction क्या होगा, it's a sum of the concentration term on which the rate of reaction actually depend,
राइट। डेट मीन्स जब भी आप रेट लॉ लिख रहे हो उसमें जो आपकी मोलर कंसंट्रेशन टर्म है और उसकी पावर है उनका आप सम कर दोगे तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, दिस इज द नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज that must collide simultaneously to give out a chemical reaction, राइट। अगर सेकेंड डिफरेंस की बात करें, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कंपल्सरी नहीं है कि वो होल नंबर में हो, वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी कभी भी आपकी फ्रैक्शनल नहीं होती और जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी हाफ एटम या आयन कोलाइड नहीं करता, तो कम से कम एक एटम या आयन तो कोलाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए आपकी जो मोलिकुलरिटी है ना वो फ्रैक्शनल होती है ना ही जीरो होती है, राइट। अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता होता है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि मोलिकुलरिटी आपकी थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती होती। और ऑर्डर को हम एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों ही रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी को हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता।